हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में लेक्चर नंबर 2 की। बच्चों, इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा उस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहां से इस लेक्चर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पहले आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड क्या होता है तो आइए देखते हैं। When a metal reacts with non-metal to form ionic compound, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया गया है NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। KCl, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये कुछ आयनिक कंपाउंड हैं जो एग्जाम्पल में दिया गया है। अब यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड जैसे कि क्लोरीन, आफ्टर रिएक्शन ये मेटल का क्लोराइड बनाएगा। और रिएक्शंस देखें, सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का रिएक्शंस हुआ तो ये सोडियम क्लोराइड बनाया है जो एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट ये कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। फिर मैग्नीशियम जब एक नॉन मेटल यानी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तब MgCl2 बनाएगा यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड। और फिर जिंक, अब जिंक रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो जिंक क्लोराइड। यहां पर NaCl और यहां पर MgCl2, यहां पे CaCl2, यहां पे ZnCl2, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। यहाँ Zn की वैलेंसी प्लस की 2 थी इसलिए 2 क्लोरीन को बाइंड किया है। यहाँ भी कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 है तो इसलिए 2 क्लोरीन को बाइंड किया है। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है जो कि माइनस की 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी प्लस 2 होती है मैग्नीशियम का, इसलिए 2 क्लोरीन को अपने साथ बाइंड किया है। यहाँ पे सोडियम की 1 होती है और क्लोरीन का भी माइनस का 1 होता है, यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1, इससे सोडियम 1 क्लोरीन को ही बाइंड किया अपने साथ। ये सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड। बच्चों, आयनिक कंपाउंड कब बनता है? आयनिक कंपाउंड जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन के बाद वो जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर जैसे कि फिजिकल नेचर यानी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड का जो फिजिकल नेचर होता है वो सॉलिड होता है एंड हार्ड होता है। फिजिकल नेचर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जिनके कारण क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में एंड हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट इज जनरली ब्रिटल ऑल्सो। अब ये जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जैसे ब्रिटल एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड पे हम थोड़ा सा जैसे हैमर से अगर अटैक करते हैं तो वो क्या होता है कि वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटल। फिर अब हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। अब बच्चों, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन होता है, इसलिए उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए।
हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर यानी हाई हीट एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी चीज में वो डिजॉल्व है या नहीं। जैसे सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के साथ, तो सॉल्युबल इन वाटर, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये वाटर में सॉल्युबल है, एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, और ये इनसॉल्युबल है केरोसिन एंड पेट्रोल में, यानी केरोसिन और पेट्रोल में ये डिजॉल्व नहीं हो सकते। आयनिक कंपाउंड केरोसिन एंड पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं हो सकते और वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें होता है या नहीं। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होगा उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट इन मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड स्टेट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स आयंस। और ये सॉलिड स्टेट में जब रहते हैं उस स्टेट में आयंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और आयंस नहीं पाए जाने के कारण सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, बट मोल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट, इन दो स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्योंकि इनमें आयंस पाए जाते हैं। रीजन भी देख ले इनका, आयंस कैन मूव फ्रीली इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। जब मोल्टेन स्टेट होता है, मोल्टेन स्टेट का मतलब यानी एक्वस स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टेन स्टेट दोनों सेम है। मोल्टेन स्टेट मतलब एक्वस स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट यानी उस मेटल का पिघली हुई अवस्था में जब हो तो मेल्टिंग मतलब कंडीशन में हो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, अदरवाइज नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो करता है ना वो आयंस करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आयंस होता है। इसीलिए लिखा गया है रीजन में कि आयंस कैन मूव फ्रीली इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट एंड दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये आयंस क्या होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टेन स्टेट में, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या होता है, एलिमेंट दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। इट मीन्स नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, तब ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को एनाइन बोलते हैं। अब नॉन मेटल का यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ आयोडीन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल का। तो इसमें हम चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जैसे हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट के बाद जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, इन सभी को हम पढ़ेंगे और ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वन बाय वन करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस।
हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज जनरली सॉफ्ट। ये नॉन मेटल जो होता है जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या होता है, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये नॉन मेटल का बना होता है। डायमंड फॉर्मेशन होता है किससे, कार्बन से, और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाकी जो एलिमेंट है वो सॉफ्ट होते हैं जनरली। फिजिकल स्टेट की बात करें, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी नॉन मेटल्स इन तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। यानी नॉन मेटल तीनों स्टेट में रह सकता है। अब हम बात करेंगे मैलिएबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की। मैलिएबिलिटी जिसको हम किसी मशीन में डालकर उसको क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हैमर से उस पे अटैक करते हैं। तो हैमर से अटैक करने के बाद क्या होता है, वो एक पतली पत्थर में थिन शीट में कन्वर्ट होती है, तो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं, यानी मैलिएबल बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी जिसका हम वायर बना सकते हैं, एक थिन वायर बना सकते हैं, वो डक्टिलिटी होती है। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। यानी नॉन मेटल न ही मैलिएबल होते हैं और न ही डक्टाइल होते हैं। इन अदर वे इट इज ब्रिटल। अदर वे में हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रिटल होता है, तो इसकी हम मैलिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे और डक्टिलिटी की बात नहीं करेंगे। क्योंकि ब्रिटल होगा तो ये ऑब्वियसली थिन शीट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लस्टर। नॉन मेटल्स हैव ए डल अपीयरेंस। नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो डल अपीयरेंस शो करता है, आई मीन शाइनी नहीं होता है। वो उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बट वो उसका शाइनी सरफेस होता है, तो ये एक्सेप्शंस में आ गया। और डायमंड क्या होता है, डायमंड तो बहुत चमकता है, वो भी शाइनी होता है। तो ये नॉन मेटल्स हैं जो जिनमें लस्टर होता है, और बाकी के नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, डल अपीयरेंस होता है उसका। मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फिर हम डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी में क्या है, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जो अधिकांश नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी लो डेंसिटी होती है। अब कलर की बात करेंगे, तो नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर। नॉन मेटल्स जो है बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं। कंडक्शन की बात करेंगे, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट का भी ये बैड कंडक्टर होता है। हम मेटल्स में क्या पढ़े थे कि गुड कंडक्टर होता है मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बट नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। अब एक्सेप्ट यहां पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो इसमें कंडक्टिविटी यानी कंडक्टर, ये कंडक्टर होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी इट इज नॉट सोनरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इस तरह से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कंप्लीट हो गया।
अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बच्चों इसमें होता क्या है कि नॉन मेटल को डिफरेंट कंपाउंड से ऑक्सीजन, क्लोरीन, वाटर, एसिड, इनसे क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, इन्हीं को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल का हम ऑक्सीजन से रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल एक रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है, वो खुद का एक ऑक्साइड बनाता है। कब? जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो एग्जाम्पल देख लें, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट रिलीज होती है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जलता है। तो उस टाइम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हीट एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ नोट में लिखा गया है व्हेन कार्बन बर्न्ड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब कार्बन को इनसफिशिएंट एयर में बर्न किया जाता है, यानी जलाया जाता है, तब क्या होता है, इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तब ये कार्बन का मोनोऑक्साइड बनाता है। इट इज टॉक्सिक सब्सटेंस, और जो ये ह्यूमन बीइंग के लिए यानी मानव के लिए क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, उस कंडीशन में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन का मोनोऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी रिलीज होता है। फिर ये दूसरा नॉन मेटल आ गया सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर का ऑक्साइड बनाया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कलरलेस गैस होता है। फिर नॉन मेटल आ गया हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाया, H2O यानी वाटर। ये क्या बनाया, वाटर। फिर ये दूसरा नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया, यानी NO। ये क्या होता है, ये एक गैस होता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जब फर्दर ऑक्सीजन से आगे रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहां पर मोनोऑक्साइड बनाया है और ये मोनोऑक्साइड फिर आगे फर्दर रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ NO2 गैस बनाता है, जो कि ब्राउन कलर का गैस होता है। NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड आगे वाटर से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक। ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। ये H2SO3 है, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर आगे जल के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यह क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो बच्चों ये थे कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शंस। इसमें क्या बना है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बना है। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। अब बच्चों नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो बना है इसका नेचर अगर हम बात करें, नोट में यहां लिखा गया है नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन।
इसमें देखेंगे नॉन मेटल गिव्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। नॉन मेटल क्या होता है, क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद एक रेस्पेक्टिव क्लोराइड देता है। जैसे यहाँ देख ले, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट किया, फॉस्फोरस क्लोराइड बनाया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, इसको पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और टू इवॉल्व H2 गैस, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर। क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, इसीलिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, जो कि इस कारण हम ये कहते हैं कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन फिर देखेंगे, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, यानी नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब नॉन मेटल क्या करता है कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। अब हम फिर नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब नॉन मेटल का कोई सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसका रिएक्शंस देखेंगे। व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, more reactive non-metal will displace a less reactive non-metal from its salt solution। अब बच्चों जैसे हम पहले पढ़े थे ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम वैसा ही होगा कि यहाँ पे एक नॉन मेटल का एक्वस सोल्यूशन लिया गया। नॉन मेटलिक यानी नॉन मेटलिक जो सॉल्ट होता है ना, आई मीन एक सॉल्ट लिया गया है। अब इस सॉल्ट में एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसका जब एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, अब इसमें दूसरा नॉन मेटल से रिएक्ट कराया गया, तो दूसरे नॉन मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए क्या करेगा कि इस कम रिएक्टिव वाले, इसके सॉल्ट में जो कम रिएक्टिव है वो Br है। ये Br को क्या करेगा, Cl क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद NaCl बनाएगा और Br अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में नॉन मेटल Br है और ये लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, इस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा और NaCl बनाएगा और फिर Br अलग हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है। यहाँ हम फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, हाइड्रोजन गैस जब सल्फर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि ये गैस मतलब गैसेस स्टेट में होता है और ये कलरलेस गैस होता है। ये कलरलेस गैस होता है विथ स्मेल ऑफ रोटेन एग। रोटेन एग के जैसा, और रोटेन एग के जैसा ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, यानी इसका जो स्मेल होता है रोटेन एग जैसा होता है। रोटेन एग जैसे कि सड़ा हुआ अंडा, उसी को बोलते हैं रोटेन एग। अब दूसरा रिएक्शन नाइट्रोजन यानी नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो ये क्या बनाता है, NH3 यानी अमोनिया। ये क्या होता है, गैस होता है। यहाँ अमोनिया बना, अमोनिया गैस होता है। फिर नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यानी H2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था नॉन मेटलिक रिएक्शन विथ, नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो नॉन मेटलिक रिएक्शन विथ
हाइड्रोजन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। द ऑक्साइड विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, यानी उसमें डुअल नेचर हो, एसिडिक कैरेक्टर भी रखता हो, बेसिक कैरेक्टर भी रखता हो, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसमें जो एग्जांपल दिया गया है ये है ZnO जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता है। अब हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। बच्चों इससे पहले मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, आप सभी ने पढ़ लिया था। अब हम मेटल्स का अकरेंस देखेंगे, यानी मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो मेटल का पाया जाना वो हम देखेंगे। यहां पर अकरेंस ऑफ मेटल दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो मिनरल फॉर्म में और एक और फॉर्म में। तो पहले हम मिनरल की बात करेंगे, फिर हम और की बात करेंगे। दो फॉर्म में पाया जाता है मेटल, मिनरल के फॉर्म में और के फॉर्म में। पहले हम मिनरल को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड नेचुरली मतलब अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। इसके बाद इट इज इनऑर्गेनिक सॉलिड, और ये जो मिनरल होता है यह इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है विथ डेफिनिट स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। और इसका इस इनऑर्गेनिक सॉलिड का डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है विथ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, जिसे हम क्या कहेंगे? मिनरल। अब क्या है कि यहां एक लाइन नोट में पढ़ेंगे कि बच्चों ऑल मिनरल्स आर नॉट और, क्या पढ़ेंगे? ऑल मिनरल्स आर नॉट और बट ऑल ओर्स आर मिनरल। यहां ध्यान देने वाली बात है कि हम इनको ऐसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल मिनरल्स आर नॉट और, सभी के सभी मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल, यानी सभी ओर्स जो होते हैं वो मिनरल होते हैं। अब मिनरल में हम बात करेंगे जैसे कि जिप्सम, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, ये क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। ये मिनरल का एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ स्क्रीन पे कुछ मिनरल का पिक्चर्स दिखाएंगे जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे और के बारे में। और द मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल, वैसा मिनरल जिसमें वेरी हाई परसेंटेज होता है किसी पर्टिकुलर मेटल का, किसी पर्टिकुलर मेटल का बहुत ज़्यादा परसेंट होता है उस मिनरल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम और बोलते हैं। जैसे कोई मिनरल्स है, उसमें कोई मेटल है, उन सभी में उस मेटल का जो, यानी वो क्या होते हैं? एक तरह से मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो उनमें क्या है कि मेटल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम और बोलते हैं। या फिर ऐसे, एंड दीज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली ऑन ए लार्ज स्केल, और इनको इकोनॉमिकली लार्ज स्केल पे इस मेटल को हम उस ओर से, उस मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। बच्चों मिनरल और लगभग सेम होता है, लेकिन मिनरल
वैसा मिनरल जो जिसमें मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, यानी हाई परसेंटेज हो, तो वैसे मिनरल को हम ओर बोलते हैं। वैसे मिनरल को हम ओर बोलते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, मिनरल और ओर लगभग सेम होता है, बस ओर और मिनरल एक दूसरे से अलग कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं। मिनरल, जो मिनरल होता है उसमें बहुत ज्यादा परसेंट का मेटल पाया जाता है, उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं, तब उस मिनरल को हम लोग ओर बोलते हैं। अदरवाइज जो मिनरल होता है और इनको इकोनॉमिकली लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ऐसे मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। अब कुछ और नीचे दिया गया है, क्यूपराइट, सिनेवार, गैलेना, डोलामाइट, बॉक्साइट, ये कुछ और हैं जिनसे क्या किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्यूपराइट जैसे होता है कॉपर के लिए, सिनेवार जो सिनेवार किसके लिए आता है, सिनेवार आता है मरकरी के लिए। फिर गैलेना आता है लीड के लिए। डोलामाइट आता है किसके लिए, डोलामाइट आता है किसके लिए, बॉक्साइट आता है किसके लिए, बॉक्साइट आता है एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, अब यहां दिया गया है नोट में, ऑल और आर मिनरल। अभी हमने क्या बोला कि मिनरल और में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मिनरल को ही हम और बोलते हैं, बस उस मिनरल में पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो, हाई हो, तो हम उसी मिनरल को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। मेटल्स जो है बच्चों, मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो प्योर स्टेट में पाया जाता है या फिर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे हम बात करें फ्री स्टेट की बात करें, तो फ्री स्टेट में जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ये इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, बाकी के जो मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनको क्या बोला गया है कि मिनरल बोला गया है और ओर बोला गया है। मिनरल और लगभग सेम होता है, मिनरल को ही हम ओर बोलते हैं। और क्या होता है, मिनरल से अलग तब होता है किसी मिनरल में जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, यानी हाई हो, तो उसी मिनरल को हम लोग और बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ और जो है आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये और होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में। इसमें ओर्स को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे कि ओर्स जो पाए जाते हैं, एक तो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, एक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, एक सल्फाइड के फॉर्म में होता है, एक हैलाइड के फॉर्म में होता है। तो ओर्स जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, तो याद करने में आसानी होगी। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ओर। अब ऑक्साइड का ओर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्साइड का ओर जिसमें एलिमेंट कौन कौन सा होता है ये दिया गया है, फिर उस ओर का नाम है, फिर उसका कंपोजिशन या फॉर्मूला यहां दिया गया है। ऑक्साइड के ओर में जो होता है वो एल्यूमिनियम मेटल पाया जाता है, और उसके ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट। और यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है Al2O3 × 2S2, यानी एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस ओर का यूज करते हैं, बॉक्साइट। यानी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम बॉक्साइट से करते हैं, और उस बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 × 2S2 होता है। और ये एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, ये ऑक्साइड के ओर में पाया जाता है, यानी ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे कॉपर मेटल की, तो कॉपर मेटल के लिए आता है क्यूपराइट,
और इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। इसको क्या बोलते हैं? क्यूपराइट। फिर टीन के लिए, टीन मेटल के लिए जो ओर का नाम आता है कैसिटराइट, कैसिटराइट, और इसका फॉर्मूला होता है SnO2। Sn यानी टीन, यही मेटल होता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आयरन के लिए आता है हेमेटाइट, और फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये सभी के ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहां पर ऑक्साइड लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनेट के बारे में, यानी कार्बोनेट के जो ओर होते हैं उनके बारे में। कार्बोनेट के ओर में कैल्शियम होता है, जिसके ओर का नाम होता है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का यहाँ कंपोजिशन या फॉर्मूला बोल दे तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे क्या करते हैं? कैल्शियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कैल्शियम मेटल को निकालते हैं। फिर आता है आयरन के लिए आता है सेडेराइट, और सेडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। इससे क्या करते हैं? हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कार्बोनेट का ओर हुआ, ये भी कार्बोनेट का, और ये भी क्या है? कार्बोनेट का ओर है। इन कार्बोनेट के ओर को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए हमने यह एक साथ ग्रुप में लिखा है। जिंक मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैलामाइन, ओर का नाम है कैलामाइन, और ये होता है जिंक कार्बोनेट। इससे क्या होगा? आसानी से याद कर सकते हैं कि कार्बोनेट के कितने ओर हैं, उनमें से किस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये याद करने में आसानी होगा, इसलिए ग्रुपिंग करके हमने लिखा है यहाँ पे। कैल्शियम, यानी कैल्शियम के लिए ओर का क्या नाम है? कैल्साइट, और फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? कैल्शियम निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे सल्फाइड के ओर के बारे में। सल्फाइड का ओर क्या होता है कि यहां पर एलिमेंट क्या है? सल्फाइड के ओर से जो एलिमेंट निकलता है वो आता है कॉपर। अब कॉपर, जो इस कॉपर को निकालने के लिए इसका जो ओर है, जो ओर क्या है? कॉपर ग्लैंड्स, ये सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाए? सल्फाइड ओर। Cu2S, कॉपर ग्लैंड्स का फॉर्मूला Cu2S। इससे क्या करते हैं? कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये कॉपर का क्या है? सल्फाइड ओर। फिर लीड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ओर है वो क्या है? गैलेना, और गैलेना का फॉर्मूला क्या है? PbS। फिर मरकरी के लिए ओर का क्या नाम है? सिनेबार, और सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है HgS। फिर जिंक के लिए क्या है ओर का नाम? जिंक ब्लेंड, और इसका फॉर्मूला जिंक ZnS। फिर आता है हेलाइड का ओर। हेलाइड के ओर में पहला सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे? कौन से ओर से? रॉक सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है। फिर सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? किस ओर से? हॉर्न सिल्वर से। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला आता है AgCl, हॉर्न सिल्वर, जिससे क्या करते हैं? सिल्वर को निकालते हैं। फ्लोराइड का जो ओर है वो क्या है? फॉस्फर या फ्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaF2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर थे जिसको ग्रुपिंग करके लिखा गया है। ऑक्साइड का ओर अलग, कार्बोनेट का ओर अलग, सल्फाइड का ओर अलग, और हैलाइड का ओर अलग। इन सभी को हम लोग याद करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप इनका यूज कर सको, और ये एग्जाम में पूछता है जो 1 मार्क्स में आएगा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ओर से, इसके बारे में। मेटल का एक्सट्रैक्शन ओर से कैसे होता है, इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओर, कोई भी ओर हो उसको क्या करते हैं? उसका कंसंट्रेशन करते हैं,
यानी कंसंट्रेशन को दूसरा नाम दिया गया इनरिचमेंट। ठीक है, तो उस ओर का पहले कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, कंसंट्रेशन करते हैं, तो इसमें मेथड क्या आएगा, मेथड आता है बाय हैंड पिकिंग, वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। इन मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं, ओर का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि उस ओर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ तो ओर क्या होते हैं जो उन ओर से जो मेटल्स निकलता है, उस मेटल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ रखा कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के होते हैं उनको अलग रखा है। फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी यानी मीडियम रिएक्टिविटी जिस मेटल्स की होती है उसको एक बार रिफाइनिंग का प्रोसेस इधर देखेंगे। जो लो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की उसका अलग से देखेंगे, यानी 3 पार्ट में इनको देखेंगे। तो मेटल्स जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनके लिए क्या है कि हेलाइड या ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्म को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी उस ओर्स का, उस मोल्टेन ओर्स का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। उस मोल्टेन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होता है, हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है। तो इनको कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया ओर से, पहले क्या किया, ओर का क्या किया, कंसंट्रेशन कर दिया। अब मेटल्स जो हाई रिएक्टिव के उसको अलग रखा, उसको फिर मीडियम का अलग रखा, फिर लो का अलग रखा। तो हाई वाला कैसे 2 फॉर्म में पाया जाएगा, हेलाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उस मोल्टेन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर वो प्योर मेटल प्राप्त होता है जो कि इस प्रकार दिया गया है। अब हम बात करेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी का जो मेटल्स होता है हम उनके बारे में, तो वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो कार्बोनेट के ओर, जो कार्बोनेट के ओर हो, और जो सल्फाइड के ओर हो। तो इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। कार्बोनेट का ओर जो होता है उसके लिए प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन। ठीक है, कार्बोनेट का जो ओर होता है उसके लिए प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन। जो सल्फाइड का ओर होता है उसके लिए प्रोसेस आता है रोस्टिंग। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के बाद जो हमें मिलता है वो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। इन दोनों प्रोसेस के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। ये दोनों प्रोसेस क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों प्रोसेस के बाद हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। उस मेटल का फिर क्या करते हैं, रिडक्शन होता है, उस मेटल का रिडक्शन होता है। अब क्या है, आफ्टर रिडक्शन उस मेटल का क्या होता है, रिफाइनिंग होता है। यहाँ रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखेंगे पहले रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद क्या होगा, रिफाइनिंग होगा, और रिफाइनिंग के बाद हमें ये मॉडरेट यानी मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इनके जो ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं। इस लो रिएक्टिविटी मेटल के जो ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं। इसका प्रोसेस होता है रोस्टिंग। पहले इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है उसका ऑक्साइड। उस ऑक्साइड का फिर क्या होता है, रिडक्शन। जब ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा तो फिर रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिलता है। फिर उस मेटल का क्या करते हैं, रिफाइनिंग, और आफ्टर रिफाइनिंग हमें मेटल्स प्राप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उसका प्रोसेस होता है, कैसे रिफाइन करते हैं, उसके लिए प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, फॉलिंग, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें बेसिकली जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है ना, यहाँ पे
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, ठीक है, इनसे इनको प्राप्त किया जाता है। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, केमिकल रिडक्शन, या तो उसका केमिकल रिडक्शन हो या फिर ऑटो रिडक्शन हो या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो, ये सारे प्रोसेस हैं रिडक्शन करने का, रिडक्शन होने का ये सारा प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में, ये दोनों प्रोसेस क्या होता है इनको समझेंगे। बच्चों पहले समझते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है, इसमें हम देखते हैं इन दिस प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर, इस प्रोसेस में ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन में इनको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर का हीट किया जाता है इस प्रोसेस में एट हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड एयर में, लिमिटेड एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन में ओर को गर्म किया जाता है। और यहां देखेंगे एंड इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स, और ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है ये कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है, कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। अब हम यहां देखें जिंक कार्बोनेट को क्या किया, यहां हीट किया गया, ये डेल्टा का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, हीट, यानी इसको जब हीट किया गया तो इसके मेटल के ऑक्साइड बन गए। अब इस मेटल के ऑक्साइड और इधर क्या बना, CO2 गैस, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब है रोस्टिंग क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, पीछे अभी थोड़ी देर पहले सभी ने पढ़ा है। रोस्टिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर, इस प्रोसेस में ओर का क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। यहां पे क्या होता है, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर होता है और कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड एयर होता है, ठीक है। और जो रोस्टिंग होता है वो किस ओर के लिए होता है, एंड इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर, और सल्फाइड का जो ओर होता है उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस होता है। यहां पर देखते हैं जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या किए, गर्म किए, गर्म करने के बाद मेटल का ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल खत्म हुआ। इस लेक्चर का जो पूरा का पूरा PDF होगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।